बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसफ़ की कितनी अप्रोच है, कितनी पहुँच है। ख्वाजा साहब की जितनी अप्रोच और पहुँच है वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। ख्वाजा साहब कैसे इलेक्शन जीतते हैं, किस तरह से सियासत में आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। ये वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जगह पर क्यों नहीं बन सके थे। अप्रोच बहुत थी, कैसे इलेक्शन जीत जाते हैं। वज़ीर आज़म ना बनने की एक वजह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जिन दिनों ज़ेर-ए-ताब थे उन दिनों जावेद हाशमी साहब मियां नवाज शरीफ के शाना बिशाना थे और ख्वाजा आसफ़ साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा जावेद हाशमी को कि हमने सियासत छोड़ दी है, मैं तो सियासत छड़ देती है, दुबई जा रहा। ये ख्वाजा साहब की तरफ से कहा गया था। यही एक वजह है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के कंधों से नहीं उतरते, लेकिन मियां साहब की नज़र इंतखाब इन पर नहीं पड़ी थी, शायद खाकान अब्बासी पर पड़ी, वो भी गलत पड़ गई। इतना बड़ा एहसान ये शख्स पर किया गया, वो आज मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ चुका है। बात हम कर रहे हैं ख्वाजा आसफ़ साहब की कि इनकी कितनी ज़्यादा पहुँच है, कितनी ज़्यादा अप्रोच है ऊपर तक, किस तरह से इंतखाब इलेक्शन हारा हुआ, जीत गए थे। सियालकोट में हमारे एक वाकफ़कार नवाज़ बाजवा साहब हैं, उनकी तरफ से मुझे रात के पहले पहर फ़ोन आया। उन्होंने कहा ख्वाजा 10,000 वोटों से हार गया, लेकिन सुबह जो रिज़ल्ट आया उसमें बताया गया कि ख्वाजा साहब जीत गए हैं। उस्मान डार इनके मुकाबले में थे, वो हार गए हैं। तो एक मुद्दत के बाद जाकर पता चला कि ख्वाजा साहब वाकई 10,000 वोटों से हारे हुए थे। फिर इनकी तरफ से जनरल बाजवा को फ़ोन किया गया। वो सारी की सारी स्टोरी जनरल बाजवा की ज़ुबानी दुनिया तक पहुंच चुकी है। और फिर इमरान खान ने 4 हलके खोलने के बारे में बात की थी, ख्वाजा सादिक रफ़ीक का हलका, अय्याज सादिक का हलका और जहांगीर तरीन जहां से हारे थे वो हलका, और एक हलका ख्वाजा आसफ़ का भी था। तीनों हलकों से नाअहलियत हो गई जो लोग जीते हुए थे। ख्वाजा आसफ़ की भी नाअहलियत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार तक पहुंच थी, रसाई थी, तो ख्वाजा साहब वहाँ से अहल हो गए, बच गए। अप्रोच है, बहुत अप्रोच है, बड़ी पहुँच है, किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज करते हैं। और इनके वालिद साहब वो कैसे इलेक्शन जीता करते थे। असल में ये वीलॉग हमने आपके सामने वो वाक़या बताने के लिए किया है। वो वाक़या आप सुनेंगे तो आप ये फ़ैसला बड़ी मुश्किल से कर सकेंगे, हतमी नतीजे पर शायद ना पहुँच सकें कि इंतखाब जीतने के हवाले से कौन इनमें से बाप है, कौन बेटा है। इंतखाब जीतने के हवाले से कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा है। तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ कारकुन सैयद मुरीद हुसैन शाह 1951 में सियालकोट से पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 1962 और फिर 1965 में सियालकोट से दूसरी बार कौमी असम्बली के मेंबर बने। सैयद मुरीद हुसैन शाह का एक तवील तरीन इंटरव्यू मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर ने किया, जो इनकी सियासत के नाम से एक किताब की सूरत में शाया हुआ। सैयद मुरीद हुसैन शाह ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोड को तरगीब देते रहे कि आप मुस्लिम लीग से अलग होकर अपनी जमात बनाएं, तो मैं भी आपकी जमात में शामिल हो जाऊंगा। जब नवाब ममदोड ने जनाब मुस्लिम लीग बनाई तो ख्वाजा सफदर जो इनको अंगेख्त करते रहे, जो इनको शह देते रहे, जो इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जमात इनके कहने पर, इनकी मुशावरत से, इनकी तजवीज़ पर बन गई। लेकिन जब उसमें शामिल होने का मौका आया तो उसमें शामिल नहीं हुए। इसका नवाब ममदोड को बड़ा रंज था। फिर इलेक्शन हुए तो नवाब ममदोड ने हिसाब चुकाने के हवाले से सोचा, क्या सोचा। वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तो उन्होंने लाहौर की सीट पर इलेक्शन लड़ा, दूसरा उन्होंने सबक सिखाने के लिए कि इस बंदे ने मुझे धोखा दिया है, चकमा दिया है, मेरे साथ फ़रेब किया है। उन्होंने अपने कागजात सियालकोट से भी जमा करवा दिए। तो नवाब ममदोड साहब दोनों सीटें से जीत गए, लाहौर से भी और सियालकोट से भी। ख्वाजा साहब मुकाबले में थे, ख्वाजा साहब हार गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद नवाब ममदोड ने एक सीट खाली करनी थी।
انہوں نے سیالکوٹ والی سیٹ خالی کر دی، اپنی آبائی لاہور کی سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ تو پھر خواجہ صاحب کا پھر داؤ چل گیا۔ وہاں پہ خواجہ صاحب نے ایک بار پھر الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروا دیے اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں جو صاحب تھے وہ کون تھے؟ ان کے مقابلے میں نصر اللہ خان صاحب تھے، نوابزادہ نصر اللہ نہیں بلکہ مقامی سیاستدان۔ ان کے کاغذات کا کیا بنا؟ جناب خواجہ صفدر صاحب اپنے بیٹے کی طرح بلکہ ان سے بھی تھوڑے سے زیادہ اثر و رسوخ والے تھے۔ جنرل ضیاء اللہ کے دور میں وہ مجلس شورا کے چیئرمین تھے، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاتھ ہو گیا۔ یہ سپیکر کا الیکشن لڑے لیکن جیت نہیں سکے تھے۔ خواجہ صفدر صاحب جنرل ضیاء کے دور میں مجلس شورا کے چیئرمین تھے۔ اتنی زیادہ اپروچ تھی، اتنی زیادہ پہنچ تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی پہنچ کو استعمال کیا، اپنی اپروچ کو استعمال کیا۔ نصر اللہ خان صاحب کے کاغذات نامزدگی ان کی طرف سے مسترد کروا دیے گئے، پہنچ کے ذریعے، رسائی کے ذریعے، سفارش کے ذریعے۔ وہ کس طرح سے مسترد کروا دیے؟ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے راتوں رات ووٹ نمبر تبدیل کروا دیے گئے۔ تو اس بنا پر نصر اللہ خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے، اس ساری قصے کا، اس ساری کہانی کا، اس ساری داستان کا ایک زبردست اور دلچسپ پہلو یہ ہے، کاغذات نامزدگی مسترد کرنے والے بڑی شخصیت بعد میں بڑھے ہیں۔ آپ بھی ان کو یقینی طور پر جانتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو نہ جانتے ہوں۔ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، سیالکوٹ کے ڈی سی صاحب۔ ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی نصر اللہ خان کے خواجہ محمد صفدر کے مقابلے میں مسترد کر دیے گئے۔ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب جناب انوار الحق صاحب تھے۔ کون سے انوار الحق؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں، وہی انوار الحق صاحب جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے میں اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کیا تھا۔ 3 جج صاحبان ایک طرف تھے، 3 جج صاحبان دوسری طرف تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینی ہے، تو چوتھا ووٹ ان کا شامل ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے خواجہ محمد صفدر صاحب کی، تو اس سے آپ ناظرین خود اندازہ کر لیں کہ انتخابات جیتنے کے حوالے سے کون باپ ہے، کون بیٹا ہے۔ کیا خواجہ صاحب اپنے ابے کے بھی ابا نکلے، یا پھر خواجہ محمد صفدر صاحب اپنے بیٹے کے ابے نکلے؟ یہ واقعہ ہمیں آصف علی صاحب کی طرف سے سیالکوٹ سے ہی بھجوایا گیا تھا، جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے راوی جناب آصف علی صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور غور کیجیے کہ کون کس کا ابا ہے۔ اللہ حافظ۔